अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और अहम खबरों में सबसे ज़्यादा जो खबर गर्दिश करती रही दिन भर और जिसका चर्चा बहुत किया गया, जानबूझकर किया गया, वो खबर थी इकोनॉमिस्ट में छपने वाला वो आर्टिकल जिसमें बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब, इन दोनों के ताल्लुकात के ऊपर बहुत तफसीली बात हुई है। और इसके बाद बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि जिस तरह से इसको उछाला गया फिर मीडिया पर, और जो इस आर्टिकल की मुसन्निफ़ा हैं माशाल्लाह से वो हर चैनल पर जलवागर हुई और उन्होंने आकर मज़ीद इस आर्टिकल के ऊपर जो है वो रोशनी डाली। और उसके बाद फिर जो ट्रांसमिशंस हुई उसमें क्या कुछ होता रहा, ये सब आपके साथ शेयर भी करते हैं और अपना तज्ज़िया भी आपको देते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ कुछ दीगर खबरें भी हम शामिल करेंगे आज। एक तो आइन बहाली तहरीक का क्या आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कराची बार से खिताब करने वाले हैं। तो जो मैं जिक्र कर रही थी आपसे चंद दिन पहले कि अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये अल्टीमेटली एक मोमेंटम बन भी सकता है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। इसके अलावा जो पीटीआई है उसने भी अपना खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम एक मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रखा है। लोअर दीर में भी इसी सिलसिले में एक जरगा मुनक्किद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के एक हार्ड स्टांस लेने के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी फ़ैसले पे नज़रसानी करती दिखाई नहीं दे रही, और ना ही इस सिलसिले में वो सूबाई हुकूमत को इंगेज करती नज़र आ रही है। एक और ड्रोन अटैक हुआ है जिसके ऊपर पीटीआई की जानिब से बड़ा खुला ख़त लिखकर इसको कंडेम किया गया है। इसके अलावा अगर वक्त बचा तो फिर थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि जो क्रशिंग सीज़न है गन्ने का, उसमें ताख़ीर पे ताख़ीर की आखिर क्या वजह है। इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्टोरी मीडिया पर छाई रही वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी स्टोरी के ऊपर इतना वक्त ज़ाया किया गया, इतना वक्त ज़ाया किया गया कि जो इसमें अहम मामलात थे, 27वीं तरमीम जो कि पिछले 2 दिनों से डिस्कस हो रही थी, अदालती मामलात, इसके असरात, इन तमाम चीज़ों पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो तमाम चीज़ें कहीं पीछे रह गईं। और सारा दिन जो है वो एक बेकार की बहस में गुजारा गया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ किरदार कुशी मकसूद था। इसके अलावा जिसका कोई मकसद नहीं था, कोई अवाम को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला था, कोई किसी के हालात ज़िंदगी बदलने नहीं वाले थे, लेकिन सिर्फ एक चस्का था। और इसके साथ साथ एक मज़मूम कोशिश थी कि एक दफ़ा फिर से टारगेट किया जाए एक ऐसी खातून को जो मीडिया पर नहीं आती, जो अपना दिफा भी नहीं करती, जो इस वक्त वैसे भी 1 साल से कैद हैं, और जिनका सियासत से कम अज़ कम जो सामने की सियासत है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी अगर कोई खातून जो है वो अपने शौहर को किसी भी हैसियत में अगर वो कोई मशवरा देती है तो ये भी कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। आप सब घर में एक दूसरे से मशवरा करते हैं, मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे से मशवरा करते हैं। पाशा साहब भी मुझसे बहुत से मामलात में मशवरा करते हैं, और बहुत से मामलात में वो मेरी बात मानते भी हैं, सुन भी लेते हैं, समझते भी हैं कि हो सकता है कि मेरा उनके मामलात पर जो भी एक आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक असर भी हो सकता है, कुछ मामलात में वो नहीं भी लेते। तो ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर एक कोहराम मचाकर सारा दिन जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर एक गंद उछाला जाए और ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाए कि जैसे इमरान खान ना हो गया, कोई रोबोट हो गया जिसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर इस स्टोरी में इतने तज़ादात हैं, यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आईएसआई जो है वो किसी भी तरह बुशरा बीबी साहिबा के साथ कांटेक्ट में थी और उनके थ्रू जो है मैसेजेस पहुंचाए जाते थे इमरान खान साहब को, ये बताकर कि जैसे वो कोई इल्हाम होता है उन्हें और वो बताती हैं। तो भाई अगर ऐसा था तो फिर तो ये कहना चाहिए कि बुशरा बीबी उतनी कसूरवार नहीं, फिर तो आपका जो खुफिया इदारा है वो ज़्यादा कसूरवार बनता है कि भाई अगर इतने ही गलत फैसले इमरान खान को करवा रही थी बुशरा बीबी साहिबा, तो फिर इन फैसलों के पीछे तो आपका अपना इदारा था ना खड़ा हुआ। तो फिर आप सबसे पहले तो अपने इदारे को लेके आइए कटहरे में कि भाई पहले तो आपका काम ही नहीं है कि आप ज़ातियात में घुसे हुए हैं, दूसरा आपका ये भी काम नहीं है कि आप सियासी मामलात में घुसे हुए हैं, तो आप वहाँ पर इस सारी जो चीज़ हो रही थी उसके ऊपर ये क्यों हो रहा है। तो अगर कोई इस स्टोरी को बिलीव कर रहा है तो मेरे ख्याल से फिर आप पूरी स्टोरी को बिलीव करें, तो फिर उसमें ये आप माने कि आपके खुफिया जो इदारे हैं वो किस किस तरह से जो है वो प्लानिंग करते हैं और किस किस तरह से उनकी एक पूरी कैंपेन्स होती हैं और किस तरह से सियासतदानों को कंट्रोल किया जाता है या उनको अप्रोच किया जाता है और उनकी फ़ैसला साजी में मुदाखलत की जाती है। क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं ना कि भाई उनके थ्रू उस तक बात जा रही थी, ठीक हो गया।
अच्छा, दूसरा फिर इसमें जो तज़ाद नज़र आता है बड़ा गहरा, वो ये है कि जो इसकी मुसन्निफ़ा हैं उनके पास कोई किसी किस्म का सबूत भी नहीं है, और आज वो बुरी तरह एक्सपोज़ हुई हैं, क्योंकि मीडिया चैनल्स पर जब ये रौनक मेला सजाया गया कि जी सारा दिन इस मामले के ऊपर बात करनी है, खूब इसको उछालना है। वैसे मैं ऑनेस्टली इस पे एक मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के हर काम में ना कोई मसलहत होती है, और वो आपके हक़ में शायद कहीं बेहतर ही हो रहा होता है, जो बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि शायद आपके लिए कोई मुश्किल टाइम है या कोई ऐसी सिचुएशन है। यानी अगर आपकी जॉब जाए तो ज़ाहिर है आपको बुरा फ़ील होता है कि यार आपका एक सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया है। लेकिन जिस तरह का मीडिया इस वक़्त काम कर रहा है, आप यकीन मानिए कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपने इस गंद से हमें बचा लिया है, और हमें पहले ही साइड पे कर लिया कि जिस किस्म के काम इस वक्त मीडिया चैनल्स को करने पड़ रहे हैं और एंकर्स जिस तरह से कर रहे हैं, तो उससे तो बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी रोटी तो फिर भी पूरी हो ही रही है, खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह खा के ही सो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त के साथ रिस्क भी दिया है, लेकिन ये घटिया काम हम लोगों ने नहीं किया, अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पहले तो मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वाकई ये हमारे लिए बेहतरी थी इस बात में। दूसरी ये बात कि ये जो रौनक मेला इन्होंने लगाया पूरा कि जनाब ये किरदार कुशी करनी है ये वो, तो आप सारी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स देखिए तो नून लीगी वुज़रा आके बकवास कर रहे हैं। आप देखें तो जो तमाम एंटी पीटीआई सहाफ़ी हैं उनको उठा के स्क्रीन पर डाला हुआ है, और उसके बाद जनाब ये जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, इसकी को राइटर हैं, उनको बुला के उनसे मज़ीद गंद उछाला जा रहा है। भाई अगर आप किसी स्टोरी को इंडिपेंडेंटली या अनबाइस्ड तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो जहां आप एक साइड के लोगों को ले रहे हैं कि जिनका मौक़िफ़ है कि जी ये सब ठीक है, तो फिर कम से कम आप दूसरी साइड के भी तो लोग लें ना, जो कि अपना मौक़िफ़ भी दे सकें कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं ठीक है, या उनको चैलेंज कर सकें। एक तरफा किस्म की ट्रांसमिशंस बिल्कुल उस तरह जैसे 9 मई के बाद चलाई गई थी कि जनाब पीटीआई ने ये किया वो किया, पूरी 10-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज बना के चलाई गई, और उस वक्त जो पीटीआई के लोग थे उनको लिया भी नहीं जा रहा था टेलीविजन शो पे कि वो किसी तरह अपना कोई मौक़िफ़ भी दे सके। तो एक टोटल वन साइडेड कैंपेन जो थी उनके खिलाफ रन की गई, और फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ टाइम्स देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इसी तरह वन साइडेड कैंपेन्स जो हैं वो रन की गई। और उसके बाद अब ये कैंपेन भी उसी तरीके की एक कैंपेन थी जिसके अंदर सारे जो है वो नून लीगी जो बिल्कुल घटिया बाजारी गुफ्तगू करते हैं उनको ला के टीवी स्क्रीन्स पर बिठाया हुआ था, और उनको खुला माहौल दिया हुआ था कि जी जो चाहे आपका दिल करे बोलते जाएं बकते जाएं। तो ये सारा दिन जो था वो आज तमाशा टीवी चैनल्स पर लगा रहा, और उसका क्या मुल्क और कौम को फ़ायदा था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस बात में एक और यानी आप कह लें कि सबूत जो है वो मिल गया कि नून लीग का ये फेवरेट काम है कि ये ख़वातीन की किरदार कुशी करे। मैं नून लीग का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये जो खातून है बुशरा तस्कीन साहिबा, जब ये इस तरह से मंजर आम पर आई हैं तो ज़ाहिर हर किसी ने इनके बारे में जानने की कोशिश की कि भाई कौन हैं, क्या इनके नज़रियात हैं, क्या वाकई बड़ी कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोई बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद इस किस्म का आर्टिकल लिखा है। तो पता फिर वहीं चला, खुरा वहीं जाके मिला कि जनाब ये वही उसी गंद का शाखसाना है कि जहाँ पर आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलती हैं, ऑडियोज़ मिलती हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें मिलती हैं, जहाँ पर आपको पता चलता है कि हमेशा ही ख़वातीन के बारे में घटिया और जो इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और कैंपेन्स हैं वो चलाई जाती हैं। तो ये भी उसी जाके खुरे से सारा मामला जो है वो मिलता है जाके। और ये जो तस्कीन साहब हैं उनके बारे में तो ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो परवेज़ रशीद साहब हैं उनकी कोई वो काफ़ी करीबी साथी रही हैं, उनके साथ तस्वीर भी हैं। ख़ास तौर पर नून लीग और जो इनके मुख्तलिफ यानी नून लीगी रहनुमा हैं उनकी पोस्ट्स जो हैं वो शेयर करती रही हैं। तो बाकायदा इन्होंने कैंपेन चलाई है नून लीग के ऊपर वोट लगवाने के हवाले से, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। तो यानी पक्की पटवारन बीच में से निकली हैं। तो अब इसके बाद कोई मेरा ख्याल है इसमें गुंजाइश भी नहीं रह जाती है सोचने की कि भाई फिर इस आर्टिकल का उन्होंने क्या मकसद है और क्यों लिखवाया गया और क्यों चलवाया गया। और फिर वही अगेन बात कि आपने अगर ये सब कुछ निकाला था तो आपके पास क्या प्रूफ्स थे। यही बात जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सपोज की जीएनएन के प्रोग्राम में कि जब मोहतरमा से पूछा गया कि जनाब आपने ये कहाँ से चीज़ें निकाली और क्या आपके पास सबूत हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सबूत की ऐसी क्या बात है, हमने कौन सी कोई नई चीज़ निकाली है, ये तो सारी चीज़ें मीडिया पे चल रही थी। तो उन्होंने कहा आपने बगैर तहकीक के बस सोशल मीडिया से चीज़ें उठा के हेयरसे पे जो है वो आर्टिकल लिख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो कानून की किताबों से
निकाल कर आर्टिकल लिखा है। उन्होंने जी बताएं कौन सा कानून की किसी किताब का हवाला दें जहाँ से आपने लिखा है, तो आगे से उन्हें बोलती हैं कि आप अपने हुदूद में रहें। और आवाज़ लरजती हुई थी उनकी, कपकपाहट थी उनकी आवाज़ में, कॉन्फिडेंस है नहीं था। जब आप घटिया काम करते हैं तो फिर यही होता है कि आप फिर फेस तो नहीं कर पा रहे होते। हालांकि बड़ी झिटाई से माशाल्लाह वो कोई 8-10 चैनल्स पर बैठ के उन्होंने कोशिश की कि अपने आर्टिकल को डिफेंड करें, और वो बता रही थी कि 1 साल उन्होंने इस पर काम किया है, और ख़ास तौर पर उस वक्त काम शुरू किया जब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो लीड करने के लिए लॉन्ग मार्च जो है लास्ट टाइम निकली, तो उसके बाद से स्पेशली काम किया। तो बुशरा बीबी साहिबा शुरू से आंख में खटक रही हैं। पहले कहा गया कि जी वो छोड़ के चली जाएंगी, वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो ये कर देंगी, वो कर देंगी। जब ये सब उन्होंने नहीं किया तो फैसल वावडा साहब ने तो आके ऑन एयर ये तक कहा कि जी उन्हें तलाक देनी पड़ेगी इमरान खान साहब को, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बिल्कुल निज़ाम को कबूल नहीं है और इमरान खान उनको तलाक दें। तो इस हद तक तो ये लोग ओपनली जो हैं वो उनके खिलाफ आए हैं कि जी आप उनको जाके डिमांड कर रहे हैं कि जी ये तलाक दें, अपने टीवी चैनल्स पे बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यहाँ तक जब बात आ गई, और उसके बाद फिर भी जो इद्दत केस बना उसने तो फिर हर हकीकत खोल के रख दी थी। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं इसमें कोई ऐसी मतलब है कि बात नहीं है कि जी जिसके ऊपर बहुत शोर मचाया जाए। अगर ये भी बात अगर आप ले लें कि जी कोई किसी रूहानियत की बल के ऊपर फैसले करता है या कोई उससे इन्फ्लुएंस है, तो ये भी कोई ऐसी हमारे माशरे में वैसे नई बात नहीं, आपस की बात है। ये आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ हों या जरदारी साहब हों, मोहतरमा भी जब थी तो इन सब के पीर फ़कीर रहे हैं, ये उनके पास जाते भी हैं, उनसे मशवरे भी करते हैं। बहुत बहुत से बड़े लोग अभी भी हम जानते हैं कि जो समझते हैं इस पे बिलीव करते हैं, और वो समझते हैं कि जो कोई अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं या कोई नेक लोग हैं या कोई इल्म रखने वाले लोग हैं जी, वो कोई बेहतर मशवरा दे सकते हैं, तो लोग इस पे बिलीव करते हैं। जो बाकायदा कोई पीर व मुर्शद नहीं रखते, वो अक्सर लोग इस्तिखारा करते हैं और वो समझते हैं कि जी इस तरह से, ये भी एक किस्म है कि जी आप समझते हैं कि खुद फैसला लेने के बजाय आप कोई रूहानी इशारा देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ हक में बेहतर हो सकती है। तो ये कोई ऐसी हमारे माशरे में ऐसी यानी अचंभे वाली बात नहीं है कि अगर कोई इस तरह से करता है। अभी भी आप ये देख लें, इसहाक डार साहब हों या ये जो गद्दी नशीन जितने भी पीर फ़कीर हैं, तो इन सब का सिलसिला क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बातें सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली और एक पर्टिकुलर कपल के हवाले से मीडिया पर ला के नशर करना और फिर उसको एग्जैजरेट करके इस तरीके से बताना कि जैसे पता नहीं क्या वहाँ पर जो है वो कोई अल्लाह माफ़ करे शिर्क हो रहा था या कोई गुनाह कबीरा हो रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था। और इसी तरह ये बात कि जी वो इन्फ्लुएंस थे या इस तरह मशवरा, वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन असल बात यह है कि चूंकि टारगेट इस वक्त आपके सामने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा हैं, तो इस वजह से जानबूझ के बार बार उनको निशाना बनाया जाता है। इसके 2 ही मकसद हैं, एक तो जो करतूत किए हैं 27वीं तरमीम में उसके ऊपर बात ना हो, उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, उससे अटेंशन डाइवर्ट हो। दूसरा अगेन एक और इसी तरह की कैंपेन चलाकर ये साबित करने की कोशिश कि जी ये लोग ये कपल ही इस तरह का, ये वो। भाई जब आपने हर चीज़ की ताकत हासिल कर ली है, अब कोई मसला भी आपको नहीं है, जेल में भी दोनों पड़े हुए हैं बेचारे, तो अब आपको उनसे आखिर ऐसी क्या तकलीफ़ है, आखिर आपको उनका ऐसा क्या खौफ है कि अभी भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं कि जनाब आप उनके खिलाफ आर्टिकल छपवा रहे हैं और उसको जो है वो मीडिया पे खूब चर्चा करवा के और उनके ऊपर जो है वो आप घटिया हमले कर रहे हैं। भाई आप खुद ही कह रहे हैं कि वो इरेलीवेंट हो गए, वो ये हो गया, वो उनकी पीटीआई भी ख़त्म शुद्ध होगी, सब कुछ हो गया, तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है कि आप हर वक्त जो है उसी कपल को निशाना बनाकर और उनके ऊपर घटिया बातें, पर्सनल बातों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। तो ये मीडिया चैनल्स का हाल है कि बजाय इसके कि इस वक्त महंगाई है, बजाय इसके कि इतने इश्यूज़ हैं, स्कैंडल्स हैं, उनके ऊपर आप बात करें, उनके ऊपर आप स्टोरीज़ पे इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हो रहा है, क्या मुल्क में तमाम बातें, हर मसला ख़त्म हो गया कि आप जेल में पड़े हुए 2 लोग जो कि इस वक्त बेचारे न अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ना वो केसेस उनके लगते हैं कि वहाँ पे वो अपने आप को डिफेंड कर लें, ना वो मीडिया पर आ सकते हैं, ना उनसे कोई जाके मुलाकात कर सकता है, और शेमलेस लोगों की तरह उनके ऊपर जो है आप लोग गुफ्तगू करते हैं आके। और पीटीआई यह ऐलान कर रही है कि हम इनको सू करेंगे, और मेरा ख्याल है ज़रूर करना चाहिए। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको जब तक कि मेरा ख्याल है कि कंडेम नहीं किया जाएगा और किसी एक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मीडिया को शर्म नहीं आने वाली। ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो बिल्कुल शेमलेस लोग हो चुके हैं जिनके ना कोई ज़मीर हैं, और ये बस कुछ भी किसी भी तरह किसी भी हवाले से जो है वो बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर अब बंदा क्या बात करे। लेकिन जनाब ये सारी कहानी जो है बड़ी शर्मनाक थी, और एक दफ़ा फिर इसने मेरा ख्याल है इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी साहिबा हो, दोनों की इज़्ज़त में इजाफा ही किया है, और इनके जो मुखालफीन हैं उनके घटियापन को मज़ीद एक्सपोज ही किया। इसके अलावा तो इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, मसाइल तो बहुत हैं।
اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے، اگر آپ نے 1-2 دن اس میں نکال بھی لیے گھٹیا گفتگو کر کے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہوئی تھی وہ لوگ بھول جائیں گے؟ وہ تو نہیں بھولیں گے، اس پہ تو بات ہوگی۔ تو اب یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ کراچی بار سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور میں ڈیفینیٹلی سمجھتی ہوں کہ ان کا بڑا پرتپاک وہاں پہ استقبال بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں ترمیم جب منظور ہوئی تھی تو سب سے زیادہ جو اس دن ریاکشن بھی آیا تھا وہ کراچی بار کی طرف سے آیا تھا۔ تو یہ جو یعنی ان کا وہاں پہ جا کے خطاب کرنا ہوگا، یہ بالکل وہاں پہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ آئین بحالی کے حوالے سے کوئی نعرہ لگائیں، اور پھر اس کو باقی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی جوائن کریں۔ اس کے لیے خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اب کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج ویسے ایک میں نے تصویر دیکھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ ایک بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو پی ٹی آئی کے وکلا کے مختلف گروپس ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور انہوں نے آپس میں کوارڈینیشن بھی کیا اور یہ سوچا ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر مل کر جو ہے متفقہ لاہ عمل بنایا جائے۔ تو حامد خان صاحب، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار پنجوتا صاحب، یعنی آئی ایل ایف والے بھی، پروفیشنل گروپ والے بھی، یہ سارے جو ہیں ان سب کی میٹنگ ہونا بڑا خوشائن تھا اس لحاظ سے۔ لیکن اس کے بعد اب یہ کرتے کیا ہیں، ان کا پلان کیا ہوتا ہے، یہ اب دیکھنا ہوگا، اور یہ کتنے وکلا کو اپنے ساتھ جوڑ پاتے ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن اب جو ہے اگر ججز بھی باہر نکلتے ہیں، مزید کچھ ججز کے استعفوں کی خبریں بھی آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کم از کم ارتعاش پیدا ہوگا۔ تیسری طرف جو ایک معاملہ ہے ارتعاش کا، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا بھی آہستہ آہستہ گراؤنڈ گرم کر رہا ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ ہر روز اب کوئی نہ کوئی پبلک گیدرنگ ہو رہی ہے۔ تیمر گرہ میں جو ہے اب آپ کل کا روز ہی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ہفتے والے دن وہاں پر ایک اکٹھ تھا، وہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خطاب کیا، جنید اکبر صاحب نے خطاب کیا، زوردار ان کے خطاب تھے، اور انہوں نے وہاں پر یہ سارا جو مقصد ہے مومنٹم بنانا، یہ اسی طرف ہے، ہر طرف انہیں پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے ویژولز جو ہیں وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اگر ایک مومنٹم بن جاتا ہے تو پھر یہ کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی، اور اس کے لیے پی ٹی آئی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ قدم جما رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مزید بھی آگے اب یہ جلسے جلوس کرنے ہیں، کنونشنز کرنے ہیں، پبلک گیدرنگز میں ان کا آنا جانا لگا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف جو ریاکشن ہے وہ بھی سخت آ رہا ہے، کیونکہ ہر یہ جلسے میں جا کے اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اگر آپریشن ہو بھی تو ہمیں اعتماد ملیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ ڈرون اٹیکس کو، بمباری کو، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ڈرون اٹیکس کا سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایک اور ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہفتے کے روز ہوا ہے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لکی مروت کا علاقہ ہے شہری خیل، یہاں پر کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اب اگین یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 افراد کرکٹ کھیل رہے تھے یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے، عام شہری تھے جنہیں زخمی کر دیا گیا ڈرون اٹیک کے نتیجے میں۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی جاری کیا ہے پی ٹی آئی کے آفیشل سے، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈرون اٹیکس بھی ابھی تک رک نہیں رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بیانات میں بھی جو ہے اب وہ مزید سختی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو آگے پی ٹی آئی کا اب ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ ہے وہ کافی سختی والا بن رہا ہے، اور وہ کافی اس کے اوپر اب محاذ گرم کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ایک طرف اگر وکلا کی طرف سے پریشر آتا ہے، اگر آتا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ایک میدان جو ہے وہ گرم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، تو یہ پریشر تو اس کا کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے اوپر آئے گا، چاہے یہ کتنا بھی اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بہرحال دکھائی بھی دے گا، اور اس کے اوپر آپ کو مزید یعنی ان کے لیے کوئی نیا کوئی بھی واقعہ جو ہے، کوئی بھی چنگاری کسی بھی وقت بن سکتی ہے۔ اچھا، آخر میں تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ گنے کا جو سیزن ہے کرشنگ کا، وہ عام طور پر شروع ہوا کرتا ہے اکتوبر نومبر میں، لیکن اس کو مسلسل ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ جو مارکیٹ پرائس ہے چینی کی وہ 220 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ظاہر ہے براہ راست فائدہ جو ہے وہ مل مالکان کو ہوتا ہے، جو آپ کا کسان ہے بیچارہ اس کو تو وہی پیسے ملنے ہیں جو اس دفعہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو گنے کی انہیں قیمت مل رہی ہے وہ 2020-21 والی قیمت مل رہی ہے، جبکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت چینی کی قیمت 2020 یا 21 کے پرائس سے کہاں پہنچ چکی ہے۔
यानी चीनी की कीमत जो है मेरा ख्याल है उस हिसाब से देखा जाए तो शायद डबल हो चुकी है। और जहाँ तक आप किसान को देखें तो आप वही वाला रेट उसको दे रहे हैं, तो किसान बेचारा जो है वो पिस गया है, और जो मिल मालिकान है उनकी चांदी हुई पड़ी है। और आपको पता है कि मिल मालिकान कौन है? इनमें से आधे तो आपके असम्बली में बैठे हुए हैं और बराह रास्त हुकूमती मेंबर्स हैं। तो ये वाली जब सूरत हाल होगी, ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आवाम की कौन सोचेगा कि जान 220 रुपए किलो वाली चीनी कौन अफोर्ड करेगा, कैसे अफोर्ड करेगा? और उसके ऊपर जो है मज़ीद ये कि आप कमर तोड़ रहे हैं किसान की कि क्रशिंग सीज़न को डिले कर रहे हैं, क्योंकि जितना वो डिले होगा उतनी मार्केट में एक शॉर्टेज सी बनती है, उसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो राइज़ करती चली जाती है। तो ये एक बड़े तरीके और सिस्टमेटिकली ऐसा लग रहा है कि किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। पहले गंदम में तोड़ी गई, रही सही कसर जो है वो सैलाब ने पूरी कर दी, और अब ये गन्ने के ऊपर जो क्रशिंग सीज़न है उसके ऊपर जानबूझ के ताख़ीरी हरबे जो हैं वो भी मिल मालिकान की जेबें भर रहे हैं। तो एक तरफ आप इस तरीके से लोगों को निचोड़ रहे हैं, उनका खून निचोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो हमले पाकिस्तान की आइन पे कर रहे हैं, अदलिया पे कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए फिर आप ये गंदी और घटिया हरकतें करते हैं कि लोगों के बेडरूम्स में घुसते हैं। अब इसके बाद जो है क्या इस हुकूमत को मज़ीद एक्सपोज करें, ये अपने आप के लिए खुद ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।